कंसेप्ट समझेंगे, इसकी इक्वेशंस क्या होती है, और सेंटर ऑफ मास के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। एंट्रेंस में अगर देखेंगे तो सेंटर ऑफ मास के ऊपर लॉ ऑफ मोशन, सेंटर ऑफ मास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अगर हम लोग बात करें एंट्रेंस की, जिसमें सीईटी आ गया, जेईई आ गया, नीट आ गया, सेंटर ऑफ मास के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। हाँ, तो उधर लास्ट बेंच। चलिए, अब सेंटर ऑफ मास, इसकी बेसिक चीजें तो हम लोग पहले समझ गए थे। सेंटर ऑफ मास क्या चीज होती है? अब सेंटर ऑफ मास डेफिनेशन तो आप सभी को पता ही होगी कि ऐसा एक पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड, उसको कहते हैं हम लोग सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट अराइज कहां से हुआ था? सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट सबसे पहले अराइज हुआ था कि जिस समय में कोई भी बॉडी या कोई भी पार्टिकल या कोई भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल, द मीनिंग ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, एक ऐसा सिस्टम जहां पे बहुत सारे पार्टिकल्स हो, दैट इज कॉल्ड एज सिस्टम ऑफ पार्टिकल, उसको हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल कहते हैं। सो कोई एक पार्टिकल या कोई एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल या अदरवाइज कोई एक बॉडी अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहने के कुछ बेसिक्स रूल्स होंगे, मतलब बेसिक्स मोशन में रहने के कुछ बेसिक्स कारण होंगे उसके। अब बेसिक कारण कैसे कि जैसे ही कोई बॉडी अगर मोशन में है तो उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगेगा, तभी वो मोशन में है। अब मोशन में होने के कारण अगर है तो उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट होगा, और जैसे कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट होगा तो फोर्स कहां एक्सर्ट होगा, तो इस पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए जो एक लॉ बना गया, एक जो कंसेप्ट बना गया, उसको बना बोला सेंटर ऑफ फोर्स। क्लियर? फिर से एक बार रिपीट करता हूं। अगर मान के चलिए कि कोई एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है जहां पे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, देयर इज अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल हो या अदरवाइज कोई एक सिंपल पार्टिकल हो या अदरवाइज पॉइंट मास हो। ठीक है, पॉइंट मास बोले तो एक छोटा सा बिल्कुल पॉइंट की तरह मास होगा उसका, दैट इज कॉल्ड एज पॉइंट मास, या अदरवाइज कोई एक रिजिड बॉडी है ना। अब रिजिड बॉडी, अब जानते सभी लोग कि रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जो टाइम के हिसाब से बदलती नहीं है, बट देयर इज, ओही जनाब मैंने डिस्टर्ब नहीं करा तो, हाँ कहां था रिजिड बॉडी में। तो रिजिड बॉडी एक, इट इज ओनली अ कंसेप्ट। दुनिया में ऐसी कोई बॉडी नहीं है जो परफेक्टली रिजिड हो, ऐसी कोई बॉडी नहीं है जो परफेक्टली रिजिड हो। अगर आप रिजिड बॉडी का एग्जैक्टली कंसेप्ट समझेंगे तो रिजिड बॉडी क्या होती है, जैसे हम लोग दीवार देख रहे थे, रिजिड बॉडी है ना, या हमारा यहाँ स्लैब है वो रिजिड बॉडी है, या हम लोग देखते हैं कि भैया अगर हमारे पास में कोई मेटालिक रॉड है, सो अगेन दिस इज कंसीडर्ड एज अ रिजिड बॉडी, बट दिस इज नॉट अ परफेक्टली रिजिड बॉडी। वो की परफेक्टली रिजिड बॉडी नहीं होती। क्यों परफेक्टली रिजिड बॉडी नहीं होती? अगर आप सही तरीके से इसको समझेंगे कि रिजिड बॉडी का कंसेप्ट क्या होता है। रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जहां पे दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस फिक्स्ड होता है। The distance between two consecutive particles, दो consecutive particles, अगर हम लोग बात करें कोई भी ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट बनता है n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है सभी के लिए, कुछ बहुत सारे बेसिक्स हम लोग इसमें पढ़ रहे हो। तो जो भी हम लोग कोई बॉडी अगर कंसीडर करते हैं, सो दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो अगर बॉडी अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो हम लोग जनरल तौर पे दो प्रकार की बॉडी पढ़ते हैं, एक रिजिड बॉडी, दूसरी फ्लेक्सिबल बॉडी। तो एक रिजिड बॉडी जो होती है, रिजिड बॉडी क्या होती है कि कोई भी एक हमारी बॉडी हो, उस बॉडी जो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होती है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स से बनती है, वो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव पार्टिकल्स आप पकड़ लीजिए, और वो दो कॉन्सेक्यूटिव पार्टिकल का बीच का डिस्टेंस फिक्स्ड होना चाहिए आफ्टर अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स। आप कोई भी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा दो, एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद में अगर दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस फिक्स्ड होगा तो उस बॉडी को कहते हैं हम लोग रिजिड बॉडी। क्लियर? बट ऐसा तो तभी पॉसिबल होता है कि जिस समय में अगर हम लोग देखें कि अगर मैं दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कंसीडर करूं, और ये दो पार्टिकल है और दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस है ये मान के चलते हैं r, सो दिस इज योर फर्स्ट पार्टिकल, सो वी कंसीडर m1 इज द मास ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, वेयर m2 इज मास ऑफ द सेकंड पार्टिकल। एंड इफ आई एम अप्लाइंग द फोर्स, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, तो फोर्स लगाने के बाद में एक्सटर्नल फोर्स लगा हुआ है F, तो फोर्स लगाने के बाद में इनके बीच का जो डिस्टेंस है, सो दैट डिस्टेंस शुड बी फिक्स्ड। अगर इनके बीच का डिस्टेंस फिक्स्ड है, देन एंड देन वी सेड दैट दिस बॉडी इज रिजिड।
अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर फिक्स नहीं है, इफ आई एम अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस या तो कम होता है या तो ज्यादा हो जाता है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो सकता है कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो। हम लोग ये नहीं मानेंगे कि कम ही हो रहा है या ज्यादा ही हो रहा है, हो सकता है कम भी हो ज्यादा भी हो। So when you are applying the external force to this particular system, ये हम लोग सिस्टम को लेंगे इसको, because there is two particles. So when we applying the external force to these two particles and the distance between these two particles is changed, so this body is cannot set that rigid body. And if the distance between these two bodies, these two particles is fixed after applying the external force, so this body is called as rigid body. But आप कभी भी देख ला, चाहे वो आयरन रॉड हो, चाहे कॉपर रॉड हो, चाहे कोई भी मेटालिक रॉड हो, या कोई आपकी दीवार हो, if you are continuously applying the force on that particular body, this body changes its dimension. उस बॉडी का डायमेंशन बदल जाएगा। आप कंटिन्यूअसली फोर्स लगाते रहिए आप किसी दीवार के ऊपर, तो दीवार टूट जाएगी, और जैसे दीवार टूट गई तो वो दीवार के बीच में जो पार्टिकल्स रहेंगे उनके बीच का डिस्टेंस फिक्स रहेगा क्या? नहीं। और जैसे उन दोनों के बीच का डिस्टेंस फिक्स नहीं रहा तो हम लोग उसको रिजिड बोलेंगे? नहीं। तो रिजिड ओनली एंड कंसेप्ट, there is no existence of a perfectly rigid body in the entire universe. पूरे यूनिवर्स में कोई भी परफेक्टली रिजिड बॉडी है नहीं। हम लोग मान के चलते कि ऐसे कुछ बॉडी हो सकती है, तब हम लोग कुछ चीजों को डिफाइन करते हैं, इसलिए कुछ चीजों को हम लोग समझ के चलते कि भैया ये ऐसा ऐसा हो सकता है। क्लियर? सो वी कैन कंसीडर दिस इज अ फ्लेक्सिबल बॉडी। इस दूसरी बॉडी होती है फ्लेक्सिबल बॉडी, जिस समय में आप फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगाने के बाद में वो बॉडी का साइज और शेप या दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस बदल जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग फ्लेक्सिबल बॉडी। क्लियर? तो अभी हम लोग रिजिड बॉडी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि मान के चलेंगे कि दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस फिक्स हो, या अदरवाइज व्हेन यू अप्लाइंग द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स टू दिस बॉडी, सो बॉडी कैन नॉट चेंजेस इट्स डायमेंशंस। बॉडी का डायमेंशन चेंज नहीं होगा व्हेन यू अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स, सो वी दैट इज कंसीडर्ड द रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी कंसीडर करने के लिए हम लोग तीन सिस्टम कंसीडर करेंगे। मैं सेंटर ऑफ मास के बारे में बात कर रहा हूं तो हम लोग को तीन सिस्टम कंसीडर करने होंगे। तीन सिस्टम कैसे कि भैया, एक आप समझ के चलिए कि हमारे पास में कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल है। द मीनिंग ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल कि भैया एक ऐसा सिस्टम जहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो या मैक्सिमम पार्टिकल्स हो या मल्टीपल पार्टिकल्स हो। देन सेकंड यू हैव टू कंसीडर अ पॉइंट मास। आप सेकंड कंसीडर करेंगे पॉइंट मास, या अदरवाइज यू हैव टू कंसीडर एनी बॉडी। अगर ये बॉडी अगर मोशन में होती है, या सिस्टम ऑफ पार्टिकल मोशन में होता है, या कोई भी चीज जिस समय मोशन में होती है, तो मोशन में होने के लिए भैया बॉडी के ऊपर फोर्स लगना जरूरी है। विदाउट फोर्स कोई भी बॉडी का मोशन हो ही नहीं सकता। सो अगर कोई बॉडी में आपको मोशन जनरेट कराना है या बॉडी में मोशन लाना है, सो यू हैव टू अप्लाई द फोर्स, एंड व्हेन यू अप्लाई द फोर्स दैट बॉडी इज इन एक्सेलरेटेड कंडीशन। बॉडी एक्सेलरेटेड कंडीशन में हो सकती है। अब वो बॉडी एक्सेलरेटेड कंडीशन में कब होगी? व्हेन यू आर अप्लाइंग द फोर्स एंड मास, ये खुद का बॉडी का कुछ ना कुछ मास होगा, और मास इनटू एक्सेलरेशन, सो वी गेट द फोर्स। ठीक है? सो जैसे ये बॉडी है मोशन में है, तो भैया देखा गया कि मोशन में है तो कहीं ना कहीं तो फोर्स लग ही रहा होगा, है ना? अब फोर्स कहां लग रहा होगा? तो ये कंसेप्ट को डिफाइन करने के लिए एक नया कंसेप्ट लाया गया है जिसका नाम है सेंटर ऑफ मास। क्लियर? और हम लोग सेंटर ऑफ मास विद द पोजीशन ऑफ पार्टिकल से डिनोट करेंगे। सो वी गेट दिस इज r इज अ पोजीशन वेक्टर, and this is r is your position vector. So position vector of center of mass, whether it is for system of particle, whether it is for point mass, whether it is for the rigid body. So r is your position vector and cm, that is the center of mass, position vector of center of mass. This is a position vector of center of mass. And what is position vector? हम लोग इसको पहले देख चुके हैं कि भैया एक ऐसा वेक्टर जो कोई भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताता हो विद रिस्पेक्ट टू इट्स ओरिजिन। क्लियर? सो दैट इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर। हम लोग उसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं। पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है कोई भी ऑब्जेक्ट का पार्टिकल की पोजीशन, या ऑब्जेक्ट पार्टिकल या सिस्टम ऑफ पार्टिकल का पोजीशन बताता है, बट पोजीशन बताने के लिए कोई ना कोई रेफरेंस की जरूरत लेनी होती है। सो दैट रेफरेंस शुड बी योर ओरिजिन। रेफरेंस क्या होना चाहिए आपका? ओरिजिन। Clear? So your r is your position vector and this is cm is your center of mass. So position vector of center of mass, whether it is for system of particle, whether it is for a point mass, and whether it is for rigid body. Clear? So तो ये बात होती है हमारी सेंटर ऑफ मास के लिए। ठीक है? तो अब हम लोग बात करते हैं सेंटर ऑफ मास के लिए। अगर मान के चलते कि अभी ये तो सिस्टम, आपको ये सारी चीज समझ में आ गई, हमें थोड़ा सा सामने चलते हैं। नाउ
अगर मेरे पास में दो पार्टिकल्स है, इफ आई एम टेकिंग द टू पार्टिकल्स, सो दिस इज m1 is a mass of the first particle and where m2 is a mass of the second particle, so this is considered as a system of particle of 2 point masses. क्योंकि दो ही पॉइंट मास लिए मैंने, तो दो पॉइंट मास लेने का कारण ये हुआ कि हम लोग इसको क्या कहते हैं, दिस इज अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल हैविंग टू मासेस. क्लियर? या टू पार्टिकल्स के लिए है. अब मैं इसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करूं तो व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास? तो सबसे पहले मेरे को यहां दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस लेना पड़ेगा. सो वी आर कंसीडरिंग द डिस्टेंस इज r. क्लियर? अब ये इसका मेरे को फार्मूला बनाना है. सो दिस इज r सेंटर ऑफ मास फॉर दिस पोजीशन वेक्टर इन दोनों के लिए. तो मैं लेवा भैया दो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दैट इज x एक्सिस एंड y एक्सिस लेना ही पड़ेगा, बिकॉज़ हम लोग x एक्सिस और y एक्सिस से ही कोई भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन स्पेसिफाई करते हैं. क्लियर? अब ये जो मेरा पार्टिकल है, पहला पार्टिकल है, सो पहला पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन कुछ तो डिस्टेंस होगा, है ना? सो दिस इज योर ओरिजिन. ठीक है, तो ये r1 इज द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट पॉइंट मास या फर्स्ट पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन, एंड अगेन दिस इज सेकंड पॉइंट मास या सेकंड पार्टिकल, सो दिस इज योर r2. क्लियर? सो these are this condition for this calculating the equation of center of mass. पहले तो हम लोग दो पॉइंट मास के लिए इक्वेशन बनाना देख रहे हैं. तो सबसे पहले मैंने दो पॉइंट मास कंसीडर कर लिए, where m1 is mass of the first particle and your m2 is mass of the second particle. Clear? And r is the distance between these two particles. Clear? अब मेरे को इसका सेंटर ऑफ मास का फार्मूला बनाना है. तो सेंटर ऑफ मास का फार्मूला बनाने के लिए मेरे को दो एक्सिस लेनी पड़ेगी, x एक्सिस एंड y एक्सिस. These are this कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. ठीक है, अब ओरिजिन से पार्टिकुलर पहले मास का कोई ना कोई डिस्टेंस होगा. सो वी कंसीडर दिस r1 is the distance of first particle from the origin, and again your r2 is your second particle. r2 is the distance of second particle from the origin. Clear? चलिए, तो फॉर्मूला देखिए इसका कैसे बनेगा. सो फॉर्मूला इज योर, सो दिस इज r is your पोजीशन वेक्टर. क्लियर? और इसका बना रहे हम लोग सेंटर ऑफ मास, सो r सफिक्स cm आ जाएगा. और कितने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास में? दो. ठीक है, तो दिस इज r of cm is equal to this is the what is the formula for center of mass? Mass multiplied by distance. दो पार्टिकल है, इसलिए पहला रहेगा मास ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल. क्लियर? अगेन दिस इज सेकंड, दैट इज m2 प्लस दो पार्टिकल दो पॉइंट मास है प्लस m2 एंड डिस्टेंस इज r2 एंड दिस इज टोटल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. दिस इज द फॉर्मूला फॉर अ सेंटर ऑफ मास फॉर द टू सिस्टम ऑफ पार्टिकल. दो सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए दिस सेंटर ऑफ मास rcm, दिस इज m1 r1 प्लस m2 r2 एंड डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. ये हो गया दो पार्टिकल के लिए. इफ देयर इज अ 3 नंबर ऑफ पार्टिकल, अगर मेरा 3 नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, 3 पार्टिकल्स है, इफ आई एम कंसीडरिंग दिस इज थर्ड पार्टिकल, क्या दो पार्टिकल के लिए समझ में आ गया सेंटर ऑफ मास क्या होगा? ठीक है, इसी में मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं, मतलब इसी में मैं इसको ऐड इंक्लूड कर लेता हूं. इफ देयर इज अ थर्ड नंबर ऑफ पार्टिकल, दैट इज 3. क्लियर? अब इनके बीच में कुछ ना कुछ तो फिर से डिस्टेंस होगा. वी कंसीडर अगेन दिस इज r. ठीक है, सो दिस इज अगेन योर दिस r, ये r1 डैश कह लेता हूं इसको, है ना, एंड दिस इज r2 डैश. अब ओरिजिन से इसका कुछ ना कुछ फिर से तो डिस्टेंस कहीं ना कहीं होगा. सो वी कंसीडर दिस इज r3. So what is our center of mass for the three particle? So this is position vector for the center of mass for the 3 particles. So this is m1 r1 plus m2 r2 plus m3 r3 divided by this is m1 plus m2 plus m3. It's very simple. Clear? So this is the formula for 3 particles. कितने particles के लिए हुआ? 3 particles. Clear? अगर सिंगल पार्टिकल्स है तो हमारा फॉर्मूला वही बनेगा, दिस इज m1 into r1 डिवाइडेड बाय m1, और m1 कैंसिल होने के बाद में डिस्टेंस रहेगा तेरा r1. क्लियर? हां, अब ये तो हो गया 2 पॉइंट मास के लिए, ये तो हो गया 3 पॉइंट मास के लिए. सिंगल पॉइंट मास के लिए तो अभी हम लोग ने देखे कि भैया m1 r1 डिवाइडेड बाय सिंगल m1 ही रहेगा, एंड देन m1 गेट कैंसिल, व्हाट रिमेंस दैट इज r. ठीक है, तो सिंगल पॉइंट मास के लिए क्लियर, दिस इज फॉर अ 2 पॉइंट मास के लिए, दिस इज फॉर अ 3 पॉइंट मास के लिए. क्या ऐसे ही अगर मैं कंसीडर करूं कोई भी एक बॉडी, तो बॉडी का n नंबर ऑफ पार्टिकल से बनती है, और n नंबर ऑफ पार्टिकल का कोई ना कोई हर एक पार्टिकल का विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा. क्लियर? अगर मैं पूरे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए बनाऊं तो अच्छे से ध्यान देंगे अभी. सो अगर मैं n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए बनाऊं, सो फॉर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, फॉर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, so for n number of particles, what is your equation for the center of mass? So now again the position vector for the center of mass for n number of particles.
क्लियर? सो यहाँ हम लोग रिप्रेजेंट करते सो स्मॉल n. सो नाउ व्हाट इज आवर इक्वेशन? सो दिस इज m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3. ठीक है, अप टू कहां तक चलेगा ये? mn rn. कहां तक चलेगा? mn. और नीचे क्या आ जाएगा? दिस इज टोटल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस अप टू कहां तक? mn. क्लियर? अब थोड़ा सा यहां हम लोग मैथमेटिकल टूल्स यूज करेंगे. ठीक है, तो मैथमेटिकल टूल्स अब सबका एडिशन है ना? सबका एडिशन होने के लिए हम लोग यूज करते हैं टूल्स. क्या यूज करते हैं? समेशन. क्या यूज करते हैं हम लोग? Summation. So if I am taking that is R is the center of mass, that is for the n number of particles. So this is a summation of. दिखाई पड़ रहा उधर पीछे? ठीक है, चलिए इधर लिख लेता हूं. चलिए अगेन पोजीशन वेक्टर फॉर द सेंटर ऑफ मास फॉर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू. ठीक है, अब यहाँ सबका सम है. ठीक है, यहाँ सबका सम है, इसलिए क्या कहेंगे हम लोग? दिस इज समेशन. दिस इज साइन ऑफ समेशन. चालू कहां से हो रहा है? 1 से. सो दिस I starts from 1, खत्म कहां हो रहा है? n में. सो इट इज एंड्स एट a n. सो दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ समेशन. ठीक है, अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ समेशन कैसे यूज करते हैं? भैया यहाँ चालू कहां से हो रहा है? 1 से, मतलब m1 r1. ठीक है, खत्म कहां हो रहा है? mn rn. तो 1 से चालू हुआ, n की वैल्यू कहां से? I की वैल्यू कहां से चालू होगी? 1 से. खत्म कहां हो रही है? और सबका क्या है यहाँ पे? समेशन. लेकिन समेशन किसका है? m और r का. बट m और r दोनों क्या है? मल्टीप्लिकेशन में. सो इसलिए हम लोग यूज करेंगे m सफिक्स i और r सफिक्स i. अब इसका रिप्रेजेंटेशन देखो एक एक से. ठीक है, पहला i का वैल्यू कितना? 1. ठीक है, तो यहाँ m1 और ये r1 हो जाएगा. ठीक है, अब ये m1 r1 हुआ जब i का वैल्यू कितना है? 1. सो दिस साइन इज व्हाट? समेशन का मतलब सम. ठीक है, तो फिर से ऐड होगा. ठीक है, अब यहाँ 1 के बाद में वैल्यू क्या आएगी? 2. तो यहाँ m2 r2 फिर से प्लस m3 r3 प्लस m4 r4 प्लस कहां तक चलेगा? mn r. देखो ये इक्वेशन है, तो समझा? ठीक है, सो दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 अप टू mn rn इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल टूल्स, एंड दिस इज नथिंग बट योर समेशन. ठीक है, so your summation starts from I is equals to 1 to n and it is ends at n, and this is m suffix I divided by r suffix I. ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा? फिर से देख, वही बात है. यहाँ m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस अप टू mn तक चल रहा है. सो अगेन दिस इज समेशन ऑफ. कहां से चालू हो रहा है? I 1 से. क्या सिंगल टर्म है यहाँ पे? ठीक है, तो हम लोग यूज करेंगे दिस इज m सफिक्स I. क्लियर? अब देखिए यहाँ सभी का एडिशन है, सभी पार्टिकल के मास का एडिशन है यहाँ पर. ठीक है, तो जब सभी पार्टिकल का मास का एडिशन है, तो अगर मान के चलिए कि यहाँ सभी पार्टिकल के मास का एडिशन ले रहे, सो दिस इज द टोटल मास ऑफ द बॉडी. ये क्या होगा? टोटल मास ऑफ द बॉडी. क्यों टोटल मास ऑफ द बॉडी होगा? कि मानते चलो कि ये बॉडी n नंबर ऑफ पार्टिकल्स से बनी है. क्लियर? और m नंबर ऑफ पार्टिकल्स में हम लोग बात कर रहे हैं कि भैया m1 इज द मास ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, m2 इज द मास ऑफ द सेकंड पार्टिकल, m3 इज द मास ऑफ द थर्ड पार्टिकल अप टू mn. सो अगर मैं इन सब का एडिशन करूं, सो वी गेट द टोटल मास ऑफ द बॉडी. ये समझ में आ रहा है? अगर मैं सबका एडिशन करूं, सो व्हाट वी गेट? द टोटल मास ऑफ द बॉडी. ठीक है, अब मैं ये देखो कि अगर मेरे को पूरे क्लास का मेरे को मास निकालना है, तो मैं सबका एडिशन कर दूं, सो व्हाट वी गेट? द टोटल मास ऑफ द बॉडी. अरे क्लियर है? तो यहां नीचे क्या हो रहा है? m1 plus m2 plus m3 up to mn. So this is total mass of the body, and total mass of the body अगर मैं m से रिप्रेजेंट करूं, किससे रिप्रेजेंट करूं? कैपिटल M से. So where small m, हम लोग यहाँ small m यूज कर रहे हैं. So where capital M is the total mass of the body. So if I am replacing, this is what? Total mass of the body. So position vector of center of mass for n number of particles, इसका रिप्रेजेंटेशन समझ में आ रहा है? This is position vector of center of mass for n number of particles. So this is summation of, यहाँ फिर से समेशन आएगा. I कहां से चालू हो रहा है? 1 से लेके n में खत्म हो रहा है n में. So this is mi ri, and this is total divided by capital M. So where capital M is the total mass of the body. ठीक है, so we are taking the standard formula for center of mass for the n number of particles. So position vector for the center of mass for n number of particles is equals to 1 upon m, and this is summation of I is equals to 1 to n mi, and this is ri, और यहाँ आ जाएगा यहाँ ब्रैकेट. So this is the formula for the center of mass for n number of particles.
एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेंटर ऑफ मास फॉर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर हम लोग इसकी बात करें तो व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर सेंटर ऑफ मास? एक ऐसा पॉइंट, पूरे बॉडी का एक ऐसा पॉइंट जहां पे पूरे बॉडी का मास क्या किया जाता है? कॉन्सेंट्रेटेड। सो दैट इज कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ मास। द पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द बॉडी is supposed to be concentrated is called as center of mass। बॉडी का एक ऐसा पॉइंट जहां पे पूरे बॉडी का मास क्या किया जाएगा? कॉन्सेंट्रेटेड किया जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ मास। इन शॉर्ट में हम लोग देख लो, इसको बहुत पहले भी पढ़ा चुका हूं, इसलिए यहाँ शॉर्ट में रिपीट कर रहा हूं। अगर मान के चलिए यहाँ सेंटर ऑफ मास है तो पूरा बॉडी का मास ऐसे कुछ तो भी कॉन्सेंट्रेटेड किया जाएगा। एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट के ऊपर पूरे बॉडी का मास क्या किया जाता है? कॉन्सेंट्रेटेड। सो दैट इज कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास क्या क्या होता है? सर्कुलर शेप में सेंटर ऑफ मास उसका सेंटर होगा। क्लियर? अगर कोई बॉडी सर्कुलर शेप में है तो उसका सेंटर रहेगा, जो सर्कल का सेंटर रहेगा, सो दैट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्कुलर बॉडी। अगर स्फेरिकल बॉडी है तो अगर उसका स्फेरिकल बॉडी है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां रहेगा? उसके सेंटर पे, मतलब स्फीयर के सेंटर पे उसका सेंटर ऑफ मास रहेगा। रेक्टेंगुलर शेप की बॉडी है तो उसका रेक्टेंगुलर शेप का सेंटर ऑफ मास कहां रहेगा? ये दोनों क्रॉस में डायगोनल निकालते हैं हम लोग। अगर मान के चलो ये रेक्टेंगुलर है ना, अगर मेरे को इसका सेंटर ऑफ मास लेना है तो क्या करेंगे हम लोग? ये दो डायगोनल निकालेंगे, तो दो डायगोनल जहां पॉइंट मीट हो रहा है, सो दैट इज नथिंग बट वन सेंटर ऑफ मास। ठीक है? अगर कोई स्फेरिकल बॉडी है, ठीक है, तो स्फेरिकल बॉडी का फिर से हम लोग डायगोनल निकालेंगे, गेट द सेंटर ऑफ मास। ठीक है? तो ऐसे कुछ रेगुलर शेप की बॉडी होती है या इररेगुलर शेप की बॉडी होती है, वहां हर जगह पर कोई सेंटर ऑफ मास होगा। दुनिया की ऐसी कोई बॉडी नहीं है जहां पे सेंटर ऑफ मास नहीं होगा। इट मींस दैट व्हेनेवर देयर इज अ सेंटर ऑफ मास, तो वहां से बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन में हम लोग उसको उठा भी सकते हैं या पुल भी कर सकते हैं या ट्रांसलेशनल मोशन भी उसका ला सकते हैं। सो दैट इज द टर्म इज सेंटर ऑफ मास। व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर सेंटर ऑफ मास? द पॉइंट वेयर whole mass of the body is supposed to be concentrated, so it is called as the center of mass। समझ में आ गया? भी समझ में आ गया? चलो लिख लो इसको बराबर। यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग को सिर्फ और सिर्फ दो एक्सिस का काम पड़ता है। ठीक है? सो we are needing two axes for specify the position of the two objects, so that is nothing but your two dimension। अगर हम लोग बात करें यहाँ थ्री डायमेंशंस के लिए, so what are the formulas for the three dimension for center of mass? सेंटर ऑफ मास के लिए थ्री डायमेंशंस के लिए कौन से फॉर्मूलेस होंगे वो देखते हैं अभी। सो फॉर थ्री डायमेंशंस तो हम लोग यहाँ ऐसा लिख सकते हैं फॉर थ्री डायमेंशंस, तो मीनिंग ऑफ 3D इट्स थ्री डायमेंशंस। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ थ्री डायमेंशन? कोई भी ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिक पोजीशन बताने के लिए वी नीड अ थ्री एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये तीनों एक्सिस जहां कोई भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर मेरे को बताना है, जहां तीन एक्सिस अगर काम में आ रही है, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम लोग थ्री डायमेंशन। ठीक है? तो अब हो सकता है कि हमारा कोई और पॉइंट मास भी या कोई स्पेस में हो, है ना? स्पेस में होने के कारण हम लोग उसकी पोजीशन बताने के लिए मेरे को तीन एक्सिस का कोई काम पड़ेगा। ठीक है? तो तीन एक्सिस में काम करने के लिए हमारे पास में थ्री डायमेंशंस होनी चाहिए। सो दिस इज योर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है? तो यहाँ आपकी ये मान के चलते हम लोग कौन सी, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस एंड दिस इज योर जेड एक्सिस, एंड दिस ऑल थ्री एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये तीनों एक्सिस एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती है। ये z एक्सिस रियलिटी में कुछ ऐसे काम करेगी, ठीक है, बट हम लोग इसको ऐसे निकाल नहीं सकते, इसलिए देयर इज अ रिप्रेजेंटेशन। अब इनके बीच में एंगल कितना 90, इनके बीच में भी एंगल कितना है 90 और इनके बीच में भी एंगल कितना है 90। ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अगर मेरा कोई पॉइंट मास अगर पहले यहां पोजीशन में है, अगर इसके कोऑर्डिनेट्स, अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स की बारे में बात करूं, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट मास। सो इफ देयर इज अ m1, सो ये m1 है, इनके बीच में डिस्टेंस जो भी रहेगा, सो x1 y1 एंड z1। ठीक है? दिस इज द कोऑर्डिनेट्स टू रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल। इफ देयर इज अ सेकंड पार्टिकल, ठीक है, अगर ये सेकंड पार्टिकल है, सो दिस इज m2 और यहां से कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, दिस इज r1 और दिस इज नथिंग बट योर r2 अगेन। क्लियर? अब इसकी पोजीशन बताने के लिए मेरे को तीन अदर एक्सिस का काम पड़ेगा। सो वी आर टेकिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस सेकंड पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ थ्री डायमेंशंस। सो दिस इज x2, y2 एंड z2। क्लियर? अब अगर मैं इन दोनों के लिए फॉर्मूले बनाऊं तो दोनों के लिए फॉर्मूले भी बनेंगे, और ये अगर सिंगल इंडिविजुअल के लिए बनाना है तो इंडिविजुअल के लिए बनेंगे। एंड इफ देयर इज अ थर्ड पॉइंट मास, वैसे ही काम करेंगे जैसे हम लोग इधर लिखे हुए हैं। सो दिस इज अगेन नियर m3, सो दिस द डिस्टेंस इज r3 एंड टू स्पेसिफाई दिस पोजीशन वी नीड द थ्री एक्सिस एंड व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस वन? सो दिस इज x3, y3 एंड z3। क्लियर? चलिए देखिए, अब यहां से इसके इंडिविजुअल एक्सिस के अलावा फॉर्मूलेस बनेंगे। Now,
position vector of center of mass for the first particle या for the n number of particle along the x axis. तो अगर मैं यहाँ along the x axis के लिए बनाऊं तो x axis में जितने भी particles होंगे, whether it is one, whether it is a single particle, whether it is a two particles, whether it is a three particles, whether it is a n number of particles. क्लियर? अगर एक पार्टिकल है, दो पार्टिकल है, तीन पार्टिकल है या कितने भी पार्टिकल्स है तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? सो दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास. अगर मैं पूरे पार्टिकल्स के लिए बनाऊं तो पूरे पार्टिकल्स के लिए मेरा क्या बनेगा फॉर्मूला? दिस इज समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n. अब अच्छे समझना, दिस इज फॉर all particles, so this is m suffix I and we are taking along the x axis, so this is x suffix I. Why is x suffix I? Because we are taking the position vector of center of mass along the x axis and for n number of particles के लिए ले रहे हैं हम लोग, so this is m suffix I and this x suffix I divided by this is again summation of I is equals to 1 to n and this is m suffix I. So this is the formula for center of mass या position vector of center of mass along the x-axis. Clear? इसी तरह along the y-axis के लिए भी बनेगा. Now center of mass position vector for center of mass along the y-axis is equals to this is again summation of I is equals to 1 to n m suffix I. अब क्या आएगा? मैं y-axis के along में ले रहा हूँ, so again this is y suffix I and divided by summation of I is equals to 1 to n and this is m suffix I. Clear? So these are these formulas for the three dimension. Clear? तो यहाँ x axis होगी, y axis होगी, what remains? Z axis. So you know that what is the equation for the z axis? So this is position vector of center of mass along the z axis is equals to what is our equation? Summation of I is equals to 1 to and this is m suffix I and this is z suffix I divided by summation of I is equals to 1 to n and this is m suffix I. So these are this formula for the three dimension of center of mass. ये किसके लिए फॉर्मूला बना? Along the x axis. ये किसके लिए फॉर्मूला बना? Along the और ये किसके लिए फॉर्मूला बना? Along the z axis. Clear? अब ऐसी कोई चीज नहीं बची जिसका हम लोग फॉर्मूला नहीं बना सकते because these are this formula for the two dimension और ये फॉर्मूले किसके लिए हो गए? Three dimension. Clear? क्योंकि यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कहीं पर भी हो, अगर उसकी स्पेसिफिक पोजीशन बताने के लिए we need the three axes. So that is x axis, y axis and z axis. So these are this formula for the center of mass for the three dimension. समझा? कोई समझा क्या? चलिए उतार लो इसको फटाफट.